सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा, सांसद लीक हुए जा रहे हैं, अधिकारी लीक हो रहे हैं, चढ़ावा लीक हो रहा है, लोगों के अधिकार लीक हो रहे हैं, वैकेंसीज लीक हो रही हैं, वोट लीक हो रहा है, टिकट लीक हो जा रहा है। आगरा जैसी जगह में वो है एससी की रिजर्व, लेकिन सीट लीक हो गई, नॉन एससी वहां से एमपी है। टूंडला के साथ ऐसा ही हुआ। वोट कितनी लीक हो रही हैं आपने देखा बिहार में। जो जुडिशरी का लीकेज है वो देखा ही है आपने। कहीं पर कॉलेजियम के द्वारा लीकेज हो रहा है, कहीं लेटरल एंट्री के द्वारा लीकेज हो रहा है। ये सब लीकेज जो हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। तो एक तरह से लीक होने का जो कल्चर है उसके खिलाफ आंकड़ों के साथ कोई आदमी खड़ा हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस देश में जो सांप्रदायिकता फैला करके और अंधविश्वास फैला करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, उनके खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है बिना पैसे के, हिस्सेदारी की चेतना जनमानस के अंदर बढ़ाई जाए। वो हिस्सेदारी महिलाओं की भी है, अल्पसंख्यक की भी है, SC ST की भी है, OBC की भी है। लोग चाहते हैं कि अत्याचार खत्म हो, मॉब लिंचिंग खत्म हो, ऑनर किलिंग खत्म हो, अपराध कम हो और लोगों के अंदर बंधुता आए। ब्यूरोक्रेसी को लगे, पुलिस को लगे कि हम जनता के लिए बने हैं। ऐसी पुलिस ना हो, पता लगा कि करणी सेना के सामने तो कुछ नहीं बोलती है और वीकर सेक्शंस के लोग धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देने भी जाते हैं तो उनको चांटा मारते हैं। कमजोर वर्ग को कमजोर समझना ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। मेरे साथ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स IPS BP अशोक साहब हैं। इन्होंने आज बाकायदा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। सर, क्या वजह रही? देखिए, इस देश के अंदर इस समय सामंतवादियों ने, पूंजीपतियों ने, जो पूंजीवादी हैं उन्होंने, और जातिवादियों ने एक कॉकस बना रखी है, एक गठबंधन कर रखा है ताकि इस देश से संविधान को ख़त्म किया जा सके, इस देश से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा सके, धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म किया जा सके, जो समानता है उसको ख़त्म किया जा सके। और इन सब चीज़ों के खिलाफ अकेले राहुल गांधी ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं, वरना इस देश में हालात ऐसे हो गए हैं। सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा, सांसद लीक हुए जा रहे हैं, अधिकारी लीक हो रहे हैं और चढ़ावा लीक हो रहा है, लोगों के अधिकार लीक हो रहे हैं, वैकेंसीज लीक हो रही हैं। जो जुडिशरी का लीकेज है वो देखा ही है आपने। कहीं पर कॉलेजियम के द्वारा लीकेज हो रहा है, कहीं लेटरल एंट्री के द्वारा लीकेज हो रहा है। तो ये सब लीकेज जो हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। जो आर्टिकल 16 में संविधान से मिला है उसके द्वारा जो सुविधाएं मिली हैं वो सारी बेकार हो जानी। वोट लीक हो रहा है, टिकट लीक हो जा रहा है। आगरा जैसी जगह में जो सीट है वो है SC की रिजर्व, लेकिन सीट लीक हो गई, नॉन SC वहाँ से MP है। टूंडला के साथ ऐसा ही हुआ। सीट लीक हो रही है। वोट कितनी लीक हो रही हैं आपने देखा बिहार में। लाखों वोट एक एक जगह से लीक हो जा रही हैं। तो एक तरह से लीक होने का जो कल्चर है उसके खिलाफ आंकड़ों के साथ कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो एक है जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पहले भी हमारी जो मुलाकात उनसे हुई लखनऊ में और हमारा संबोधन उनके सामने हुआ था, जिसमें हमने मैनिफेस्टो के ऊपर एम्फेसिस की थी और कहा, मांगा था कि इस देश के अंदर SC हमसे पूछता है कि हम आपको वोट क्यों दें, वो कांग्रेस से भी पूछेगा। OBC पूछेगा कि हम आपको वोट क्यों दें, ST भी पूछेगा और माइनॉरिटी भी पूछेगा। तो लोकतंत्र का मतलब है कि हिस्सेदारी की लड़ाई, और उस हिस्सेदारी की लड़ाई में अगर हमारे पास जवाब है कि हम मंडल कमीशन रिपोर्ट पूरी लागू करेंगे, SC ST का रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लागू करेंगे, निजी क्षेत्र में लागू करेंगे। जो अत्याचार 200 अत्याचार रोज के रोज होते हैं इस देश के अंदर, शेड्यूल्ड कास्ट के साथ में, शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ में, उन जघन्य अपराधों में हम NSA या UAPA की कार्रवाई कराएंगे। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें समाज, जो जनता है, उसको प्रभावित करेंगी। और ये चीज़ हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भिजवाई और उन्होंने इस पर सहमति दी। आप तो अम्बेडकरवादी भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि कांग्रेस BJP एक ही तरह से सोचती है। दोनों की लीडरशिप जनरल कैटेगरी की लीडरशिप है और वो उनके पोर्टफोलियो में, उनके मैनिफेस्टो में दलित पिछड़ों के लिए कुछ है नहीं। यही तो बात थी, ये परसेप्शन, यही हमने अनुरोध किया था, जिस अनुरोध को कांग्रेस लीडरशिप ने स्वीकार किया है। राहुल जी ने खुद कहा कि हम आपकी डिमांड्स को मैनिफेस्टो के अंदर शामिल करेंगे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेटर पैड पर ये मुझे को एड्रेस किया हुआ है। वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम हिस्सेदारी
देंगे, ओबीसी को भी देंगे, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। या यूपी में जो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से प्रभारी बने हैं, पहली बार लगभग ऐसा हो रहा है, क्या इसका भी असर है? इसका उम्मीद बहुत जगती है कि इसका रिप्रेजेंट- बहुत बड़ा असर है राजनपाल गौतम जी, क्योंकि बहुत मिशनरी आदमी हैं, अम्बेडकरवादी आदमी हैं, और वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को बचाया जाए, जो सामाजिक न्याय है उसको बचाया जाए और लोकतंत्र को बचाया जाए। और इस वजह से कांग्रेस के यहाँ एक गेट खुला है अम्बेडकरवादियों के लिए, और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक गेट सत्ता ने भी खोल दिया है, अगर कांग्रेस हिस्सेदारी की लड़ाई ईमानदारी से लड़ती है तो। आप तो यूपी में काम भी कर चुके हैं और राजनीतिक रूप से अब सीधे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, सोशली आप बहुत सक्रिय भी थे। क्या लग रहा है, क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि यूपी सोशल जस्टिस की फर्टाइल लैंड है, वहाँ बहुत मानवर साहब ने भी काम किया है, बहन जी की भी सरकारें रही हैं, जागरूकता बहुत है वहाँ, लेकिन वहाँ बीजेपी लगातार मजबूत हो गई। देखिए, कठपुतलियाँ जो होती हैं वो सभी लोगों के बीच होती हैं, और इस देश में जो सांप्रदायिकता फैला करके और अंधविश्वास फैला करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, उनके खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है बिना पैसे के, बिना पूंजीपतियों के, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि हिस्सेदारी का संघर्ष, हिस्सेदारी की चेतना जनमानस के अंदर बढ़ाई जाए। वो हिस्सेदारी महिलाओं की भी है, अल्पसंख्यक की भी है, एससी एसटी की भी है, ओबीसी की भी है, और वो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा की स्थिति हो, रक्षा विभाग हो, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, लोग चाहते हैं कि अत्याचार खत्म हो, मॉब लिंचिंग खत्म हो, ऑनर किलिंग खत्म हो, अपराध कम हो, और लोगों के अंदर बंधुता आए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दर्शन था कि किसी भी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए असमानता को ख़त्म करना जरूरी है, अपोजिशन को मजबूत रहना चाहिए, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर समानता हो, लोगों के अंदर न्याय प्रियता आए, ब्यूरोक्रेसी को लगे, पुलिस को लगे कि हम जनता के लिए बने हैं। ऐसी पुलिस ना हो, पता लगा कि करणी सेना के सामने तो कुछ नहीं बोलती है, और वीकर सेक्शंस के लोग धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देने भी जाते हैं तो उनको चांटा मारते हैं। तो कमज़ोर वर्ग को कमज़ोर समझना ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, तय कर लिया है। बाकी पार्टी का वो है अनुशासन, क्या होता है। तो कितना दिन हुआ आपको रिटायर हुए? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन सामाजिक आंदोलन में आप लगातार शामिल रहे हैं। समाज के जो चाहे वो उनके शैक्षणिक सामाजिक आंदोलन, तो उसका कुछ फ़ायदा दिख रहा है? जब राजनीति में आए तो उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, सिर्फ फ़ायदे की बात नहीं है, एक संतोष होता है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं, हम समतामूलक समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम अंधविश्वासों के खिलाफ वैज्ञानिक चेतना फैला रहे हैं, हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, हम संविधान को संरक्षण कर रहे हैं। ये संतोष बड़ी चीज़ है और मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। नौकरी में रहते हुए बहुत सारे मैं लोगों से जानता हूँ, अब तो बहुत दलित पिछड़े समाज का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़ा है, अभी बहुत की पोजीशन पर नहीं है, लोग डीजीपी नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन आईपीएस तो बन ही रहे हैं, एसपी कहीं कहीं बन ही रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि जब आप नौकरी में होते हैं तो बात करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर वंचित समाज के हितों के बारे में, जबकि वो एक संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। देखिए, नौकरी में भी मैं बहुत अच्छे अच्छे ज़िलों में एसपी सिटी के पद पर रहा, लखनऊ, आगरा, मेरठ में रहा, और मेरे आदर्श रहे सम्राट अशोक। उनके अभिलेख में अपने ऑफिस के पीछे लगाता था हमेशा, जिससे जनमानस के बीच में ये संदेश पहुंचता था कि ये जो कार्यालय है यहाँ पर मेरी बात सुनी जाएगी। और हमने हर पीड़ित व्यक्ति की बात सुनी, वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आया था, और उसकी समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास किया। तो उससे निश्चित रूप से जो संतोष मुझे मिला, या जो लोकप्रियता मुझे मिली, या जनता ने जो मुझे साथ दिया, और लगातार, चाहे वो नौकरी का पहला दिन हो, चाहे मेरी स्टूडेंट लाइफ हो, मैं सदैव संघर्ष करता रहा समतामूलक समाज बनाने के लिए और अच्छी प्रशासनिक क्षमता के साथ जनता को सुविधा देने के लिए। राजनीति में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? राजनीति में प्राथमिकता रहेगी कि जो हिस्सेदारी चेतना है उसको बढ़ाया जाए, और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और दूसरी चीज़ है, पहला नारा है हमारा, सबका हिस्सा सबका उत्थान। हमारा नारा वो नहीं है कि सबका साथ तो हो जाएगा, लेकिन सबका हिस्सा भी होना चाहिए। वो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर सबका हिस्सा नहीं है तो लोकतंत्र किस बात का। उसके अलावा जो इस देश के अंदर शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, हमारी जो मांग है, जो हमने लिख के भी दिया
मैनिफेस्टो जो हमारा माना जाए, उसके अंदर भी हम लोगों ने मुफ्त और एक समान शिक्षा की बात की है, इसको लागू किया जाए। मुफ्त चिकित्सा, लोग कह रहे हैं कि न्याय। यूपी में चुनाव बहुत कठिन है, वहाँ योगी सरकार है और वहाँ विपक्ष को स्पेस नहीं है, तुरंत एफआईआर हो जाता है, पत्रकारों पर एफआईआर होता है, विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर होता है। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश को आज़ादी करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश ने कभी पीछे मुंह नहीं मोड़ा। चाहे नेहरू जी हों, चाहे बहुत सारे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश जिनकी कर्मभूमि रही है, वो लोग जेल भी गए, फांसी भी चढ़े, बहुत से, चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ रहे। लोगों ने अपने बलि देने में पीछे नहीं हटे। उसमें चाहे मेरठ हो, उसका नाम रहा है बहुत ज़्यादा, और लखनऊ है, उन्नाव है, कानपुर है, सभी केंद्र रहे हैं 1857 से शुरू करके। और कांग्रेस के अंदर भी लोगों का वो रहा, लगातार प्रतिनिधित्व रहा। बाकी बाद में जो पार्टियां आई उनसे भी लड़ाई करते रहे लोग बाग। तो संघर्ष करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ ऑप्शन थे, कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर की पार्टी है, वहाँ सपा भी थी, बसपा भी थी, कांग्रेस थी, तो आपने कांग्रेस ही क्यों प्रेफर? कांग्रेस ही आज हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जो काशीराम जी का मूवमेंट था, जिस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कहा है, उसको काशीराम जी ने एक नारे में परिवर्तित कर दिया, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज अकेले कांग्रेस इसको मैनिफेस्टो के रूप में मानने जा रही है, जिसका हमें साथ देना है। क्या अभिजीत दीपके का आपने नाम सुना होगा, वो भी बहुजन समाज से हैं, अम्बेडकरवादी भी। उन्होंने कहा कि अभी मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना चाहता हूँ। उन्होंने दिखाया कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा प्रोटेस्ट। क्या कहेंगे आप? वो भी बहुजन समाज से आने वाले हुआ है, उनको भी जाति को लेकर परेशान किया जा रहा है। लोग आरटीआई लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि विदेश कैसे गया, इसके फादर इंजीनियर थे, इतना पैसा कैसे आया। तो क्या आप भी नौकरी में थे तो बहुजन समाज के हैं तो इसकी परेशानी उठानी पड़ती है, चाहे आप आईपीएस बन जाइए? लगातार शुरू से ही देखिए, जो अत्याचार है, जो जातिवादी लोग हैं, सामंतवादी और पूंजीवादी, वो लोग लगातार षड्यंत्र करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ अपना नहीं है, उनके पास इतिहास नहीं है, उनके पास लोकतंत्र में संख्या नहीं है। तो वो षड्यंत्रों के आधार पर ही राज करते हैं, अफवाहों के आधार पर अपना प्रचार करते हैं, झूठ के आधार पर प्रचार करते हैं। वो विश्वास नहीं करते विज्ञान पर, इतिहास पर, लोकतंत्र टीवी अखबार उनके पास है और पैसा। निश्चित रूप से उसकी ताकत है, मीडिया की जो ताकत है बहुत बड़ी ताकत है। और जो अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, वो बाई हुक और बाई क्रुक उन लोगों को दबाना चाहते हैं जो उनका नेतृत्व करने के लिए आगे आते हैं। तो यूपी के अंदर भी ऐसे प्रयास लगातार किए गए। हम लोग नौकरी में थे तब भी प्रयास किया बहुत से लोगों ने, लेकिन जनता ने बहुत साथ दिया। नौकरी के अंदर आपने देखा होगा SC/ST एक्ट के बचाव के लिए हमने इस्तीफा दिया था उस समय, और जनता ने पूरा साथ दिया उस समय। और अच्छा, आपने रिजाइन बीआरएस किया था, मतलब SC/ST एक्ट 2018 में हमने सशर्त रिज़ाइन किया था, और वो इसी के लिए किया था कि SC/ST एक्ट को पूरी तरह से लागू किया जाए, और जो जांच की जो शर्त थी उसको ख़त्म किया जाए। और उसमें हमारी जो बात हुई थी नेताओं से, खासतौर से उसमें ADG प्रेम प्रकाश जी भी साथ थे, मुरादाबाद के अंदर नेताओं से बात हुई, और उन्होंने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर SC/ST एक्ट को हम लागू करा देंगे। 9 जुलाई की बात है ये, और 9 अगस्त को पास कर दिया था। उस समय हमने उन सभी नेताओं को धन्यवाद भी दिया। तो बीपी अशोक साहब हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार नौकरी के दौरान भी सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज उन लोगों को सराखों पर बैठाता है जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से संघर्ष करके आते हैं। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, शुभकामनाएं सर आपको आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारी कोशिश होती है कि बीकर सेक्शन से आने वाले आप IAS हो जाएं, IPS हो जाएं, नेता हो जाएं, मीडिया में आपके लिए स्पेस नहीं। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि ऐसे तमाम शोषित वंचित समाज से आने वाले जो सफल लोग हैं उनसे आपको रूबरू कराया जाए। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।